हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। कल होली है तो बहुत खुश हो, है ना। वैसे मैं तो पश्चिम बंगों से हूँ, है ना। इसका मतलब मैं बंगाली हूँ। तो भारतीय सबसे पहले, और मेरी मातृभाषा बांग्ला, यानी कि मैं बंगाली हूँ। तो बच्चों, हमारे वहाँ पर होली से पहले होली नहीं होती। वैसे हम लोग तो रंग खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए होली में भी हम लोग अच्छा खासा नहला जाते हैं रंगों से। वैसे हमारे वहाँ पर ना दोल होता है। दोल आज के दिन में होता है। तो आज भी इसका मतलब वहाँ पर खूब सारा रंग खेला गया है। आशा करूँगी कि मेरे जो बांग्ला बांग्ला भाषी, जो बंगाली, जो नन्हे दोस्तों हैं, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुरक्षा के साथ आज दोल में रंगों का त्यौहार मनाए हैं। और मैं आशा करूंगी कि कल आप लोग भी इस कोरोना काल में सावधानी के साथ घर पे ही इस बार होली मनाओगे, है ना बच्चों। और सुरक्षित रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ताकि फिर जब अगले एपिसोड में फिर से जब हम लोग मिले तो तब भी आप लोग फुदकते और चहकते रहो, ठीक है। और अपने आंखों का ख्याल रखना, है ना दोस्तों। तो चलो नन्हे दोस्तों, आज मैं बांग्ला भाषा शेरा रूप का था। बांग्ला भाषा की शेरा मतलब एकदम उम्दा रूप का था इस किताब से, जिसकी संपादना की है अहमद मज़ार। और ये जो बांग्ला भाषा शेरा रूप का था, ये किताब को प्रकाशित किए हैं विश्व साहित्य केंद्र ढाका, और इसका प्रकाशक है मोहम्मद अलाउद्दीन सरकार। इसका प्रच्छद, वो जो दो सिंह और दो दांत, लंबे लंबे दांत वाले जो राक्षस है, वैसा वाला जो तस्वीर ड्रॉ किए हैं वो है ध्रुवेश, और बाकी सारे जो तस्वीरें हैं वो ड्रॉ किए हैं सैयद इनायत हुसैन। तो चलो दोस्तों, हम लोग आज कहानी पढ़ने जाते हैं। आज का जो कहानी है वो, उस कहानी का नाम है पाताल कन्या मणिमाला। देखो, मैंने ना सिर्फ बांग्ला वाले नाम को ही थोड़ा सा अलग तरीके का उच्चारण से मैंने सिर्फ बोला है। चलो दोस्तों, देखो ये तस्वीर है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो ये एक बच्ची है और उसके पास दो बच्चे हैं। अब ये लोग बच्ची हैं या लड़के लड़कियां हैं पता नहीं, चलो देखते हैं। तो आज की कहानी है पाताल कन्या मणिमाला, मतलब पाताल कन्या मणिमाला। और इसकी जो लेखक हैं ये हैं दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार। तो शुरू करते हैं। एक राजकुमार और एक मंत्रीपुत्र, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग देश भ्रमण में निकले थे। अब चलते चलते एक दिन एक पहाड़ी के पास आके वो लोग क्या देखे कि शाम ढलने लग गए। तो मंत्रीपुत्र बोले, अरे सुनो सुनो, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर खूब सारे आफ्ता आ सकता है, तो चलो इस पेड़ के ऊपर हम चढ़ के बैठ जाते हैं और कैसे कैसे इस रात को हम बिता देते हैं। तो राजकुमार भी बोले, ठीक है भैया, सही है। तो चलो वो लोग अपने दो घोड़ों को नीचे जो एक सरोवर था उसके बगल में वो लोग बांध दिए, ताकि वो लोग घास भी खा ले, पानी भी पी ले। तो और वो लोग पेड़ पे चढ़ गए और सबसे ऊंचे जो डाल, जहाँ पर वो लोग डाली है जहाँ पर वो लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर बैठ गए। अब बहुत रात गहरी हो चुकी थी। इस समय में राजपुत्र मंत्रीपुत्र दोनों को लगा कि एक बहुत भयंकर सा शब्द हुआ, पता है। और पूरा जो वन है, पूरा जो जंगल है ना, वो पूरा रोशनी से ढक गया। और इतना रोशनी, इतना आवाज़, उनको तो लगा यार हो क्या रहा है। फिर अचानक से उन लोगों को लगा आकाश और पाताल को पूरा भर के एक अजगर सांप उन लोगों के सामने आके खड़ा हुआ है। वैसे वो अजगर उन लोगों को तो देख नहीं पाए, लेकिन उनके तो घोड़े जो थे ना, उन दोनों घोड़े को एक ही साथ निगल लिए। और बेचारे को जब निगल रहे थे ना, तो वो लोग अपने, दर्द हो रहा था, कष्ट हो रहा था, तो वो घोड़े बहुत ही हाथ पैर मार रहे थे। वैसे उन लोगों का तो चारों ही पैर है, तो बहुत ही ज़ोर से पैर छिटका रहे थे। तो अब ये लोग सोचने पे मजबूर हो गया, भाई इतनी रोशनी कहाँ से आया। तो मंत्रीपुत्र ने बोले, दोस्त तुम्हें पता है ये जो रोशनी है ना, ये जो फनी की जो मणि है, फनी बोले तो सांप, तो उसके सर पे जो मणि होता है ना, उस मणि से ये रोशनी आ रही है। और अजगर, मैं तुम्हें ये
मनी मैं ये मनी ला सकता हूँ। ये बोल के मंत्री पुत्र जहाँ तक बोला तो राजकुमार डर गए, बोले अरे यार तुम क्या करने जा रहे हो। तो तब उसने बोला देखो अजगर ने क्या किया है, वो उस कीचड़ के ऊपर मतलब सरोवर के बगल में जो पहाड़ था उस वहाँ पर जो थोड़ा सा कीचड़ था उसमें उसने रख दिया था। अब सांप थोड़ी ना इतना सोचता है कि भाई सूखे ज़मीन पे रखो या कहीं पर रखो, तो उसने वो रख के वन में शिकार करने चला गया था। तो अब मंत्रिपुत्र ने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा कीचड़ रख दिया तो रोशनी पूरा ढक गया, और फिर उसी जगह पे अपना तलवार भी बहुत अच्छे से रख के उसके ऊपर फिर से कीचड़ डाल दिया ताकि अजगर को दिखे ना। वैसे ऐसे करके वो फिर से पेड़ पे चढ़ गया। अब अजगर जो है वो काले रंग का था और विशाल था। वो काला अजगर इसके बाद जहाँ तक दिखा रहे रोशनी कहाँ चला गया, रोशनी कहाँ चला गया। तो वो ये सोच के ही तब वो क्या करे, वो अपने मणि को ढूंढने के लिए आ गया। अब उसको मणि ना दिखे, फिर वो अंधेरे में ही अपना सर पीटने लग गया। अब सर कहाँ पीट रहा है, उस कीचड़ के नीचे तो तलवार है, तो उसको जितना आघात लगे उतना ही उसके सर से खून निकलना शुरू हुआ, और ऐसे करते करते एक समय उसका सर ही कट गया। अब ये दोनों तो डर के मारे पूरे रात उस पेड़ पे ही बैठे रहे। सुबह जब हुआ तो वो लोग जब श्योर हुए, जब वो लोग कि भाई वो अजगर मर गया, तब वो लोग उस मणि को लिए अपने हाथों में, और जहाँ तक वो लोग सरोवर के पास किनारे आए और मणि रहा, वो लोग देखे कि पानी दोनों तरफ अलग हो गया, बढ़ गया, और पूरा सामने सूखा रास्ता बनते हुए जा रहा है। और वो लोग तब सरोवर के अंदर चलते रहे। चलते 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 वो लोग कहाँ दिखे, ऐसा एक बहुत सुंदर सा एक महल दिखे। पता है उसका सब कुछ सांपों से बना था। तो सांपों जैसा गेट, दीवार, सारे कॉलम्स, सारे कुछ। और ऐसे ही वो लोग चलते 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 फिर वो लोग एकदम पातालपुरी में उस ऐसे एक कमरे में आए जहाँ पर देखे कि एक सुंदर सी कन्या सो रही है। तो फिर उनको क्या लगा, उस मणि को उसके माथे में जहाँ तक छुआ दिया, तो वो जो कन्या है वो उठ के बैठी, और वो सामने देखी राजकुमार और मंत्री कुमार को। तो दोनों को देख के बोले अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो काला अजगर का जगह है, वो तो आप लोगों को खा जाएंगे, आप भागो यहाँ से जल्दी से। तो वो लोग बोले आपको कोई चिंता नहीं है। अब वही बातों बातों में उन लोगों को पता चल गया कि कन्या का नाम है मणिमाला। तो फिर क्या हुआ, वो कहने लगा कि मंत्रिपुत्र ने बोला कि बोलने लगा कि मंत्रिपुत्र तब राजकन्या को बोली अरे डरो मत, वो जो काला अजगर है ना उसको हम लोग मार के आए हैं, और ये जो राजकुमार है ना ये तुम्हारा पति बनेंगे। तो राजकुमार और मणिमाला दोनों ही शर्मा के सर नीचे कर लिए। तब हंस के मंत्रिपुत्र मणिमाला के गले का जो माला है उसको राजकुमार के गले में, और राजकुमार का जो गले का माला है उससे राजकुमारी के गले में डाल दिए, और माला बदलने के बाद वो लोग मियाँ बीवी बन गए। अब ये होने के बाद चारों तरफ जो इतने सांप थे ना वो सारे ऐसे हिलाने लगे। तो ऐसे मतलब क्या बोलूँ, फन हिलाना कहते हैं ना उसको, वैसे करने लगे। अब दिन बीतते गए, वो लोग बहुत अच्छे से रहे, लेकिन कैसे कितने दिन वो लोग रहे। तो एक समय मंत्रिपुत्र बोले मैं देश में लौट रहा हूँ, लौट के वहाँ से गाजा बाजा सारे लेके आऊँगा, और तुम दोनों देश में हमारे अपने देश में हम लोग सारे तब वापस चले जाएंगे। तो राजपुत्र ने बोला ठीक है। तो फिर वो मणि लेके मंत्रिपुत्र को वो छोड़ दिया सरोवर के किनारे, और फिर वो वापस आ गया। अब वापस आके वो तो चला गया अपने देश में जाने के लिए, वो अपना मंत्रिपुत्र चला गया, और इधर राजकुमार और मणिमाला दोनों पातालपुरी में अच्छे से दिन बिताने लगे। तो एक दिन ऐसे ही बिताने तो लग गए भाई, लेकिन एक दिन दोनों मिलके बातें कर रहे थे। तो मणिमाला इतने में बोले कि पता है मैं बाहर की दुनिया कभी देखा ही नहीं है। अब क्यों ऐसे बोली, क्योंकि राजकुमार जो है वो बाहर के धरती के खूब सारे कहानी बोलते थे, और मणिमाला पातालपुरी की कहानी बताती थी। तो अब एक दिन क्या हुआ कि मणिमाला खुद से ही बोली कि मुझे देखने की बहुत शौक़ है कि पानी के ऊपर वाले जो लोग हैं वहाँ पर कैसा क्या है।
अब राजकुमार तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मणिमाला को लगा कि यार मुझे तो जाना है। तो जब राजकुमार सो गया, वो तो इतना नहीं सोची, वो मणि को लेके ऊपर चली गई और मणि को कहने लगा मुझे इस सरोवर में नहाना है। तो जहाँ तक बोली, तो मणि ने क्या किया, सुंदर सा एक घाट बना दिए सारे, और उसके मतलब सुंदर सा घाट सब कुछ सजा सुजो के बना दिए, और मणिमाला वहाँ पर अच्छे से नहाने के लिए चली गई। अब ये जहाँ तक उसी समय पे उस देश का जो राजकुमार था वो वहाँ पर आया, और मणिमाला को देख के इतने प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि वो पानी में कूद पड़ा। और मणिमाला उसको देखते ही वो मणि को बोला कि चल भैया अंदर चलते हैं, बोल के वो तो डुबकी लगा के पातालपुरी में चली गई। अब ये पूरा जो घटना घटित हुई, इसको देखा पेंचो की जो माँ है, जो लकड़ी बिनती थी, वो पेंचो की माँ, पेंचो का माँ हो नहीं, पेंचो की माँ ने देखी। अब वो चुपचाप रही। अब राजकुमार तो मणिमाला को देख के, उस देश का जो राजकुमार है वो तो मणिमाला को देख के पागल हो गए। तो उसका यह हालत कोई ठीक नहीं कर पाया। तो आखिर में राजा जो है उस देश के राजा, देश के जो राजा जी हैं वो ढिंढोरा पिटवा दी पूरे बाज़ार में। बोलने लगे कि भाई जो भी मेरे बच्चे को ठीक कर देगा उसको मैं आधा राजत्व दे दूंगा। तो ऐसे ही सुन के कोई तो ना आए। फिर उस ढिंढोरे के सामने जहाँ पर वो पिटा जा रहा था, उसके सामने पेंचो की माँ आ गई और आके बोली मैं तो करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो बुढ़ी इंसान हूँ, मैं तुम्हारा आधा राजत्व राज लेके करूँगी क्या। तो एक काम क्या हो सकता है, तुम अपने बेटी के साथ मेरे बेटे के साथ आप क्या राजकुमारी की शादी करवा सकती हो, करवा सकते हो क्या। और उसके साथ जो जो आधा राज्य जो भी है, तो तब राजा जी बोले ठीक है, हाँ करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा, राजत्व नहीं, उन्होंने बोला कि राजकन्या के साथ शादी करवा दोगी क्या। तो राजा ने बोला ठीक है, हम शादी करवा देंगे तुम्हारे लड़के के साथ। तो जहाँ तक उन्होंने सुना, तो उन्होंने क्या किया, एक चरखा, गांधी जी का चरखा हम जानते हैं ना, जिसमें सूता मतलब धागे का बुना जाता है, तो एक चरखा और उसके साथ पवन का नाव लेके वो आ गए और कहने लगे घैरर चरका घाघर चरका घाघर, राजपुत्र पागल, हटर हटर पवन की नाव, मणिमाला के देश में जाओ। अच्छा, घैघर बोले तो वो चरखा जब घूमती है ना, उसके आवाज़ को यहाँ पर कहा गया है। तो पवन की नाव में मणिमाला के देश में वो जो बूढ़ी पेंचो की जो माँ थी वो चली गई और जाके वो सरोवर के किनारे अपने चरखे से वो सूता काटने लगे, मतलब धागा बुनने लगे, काटने लगे। अब दोपहर को जहाँ तक राजपुत्र सोने को सोए थोड़ा सा सोने के लिए, तो मणिमाला वैसे ही मणि लेके फिर से ऊपर आ गई। और जहाँ तक वो देखी कि एक बूढ़ी दादी साड़ी बना रही हैं, तो उससे उन्होंने बोला मेरे लिए भी एक बना दो ना। तो बूढ़ी दादी मतलब पेंचो की माँ ने बना तो दिया, फिर बोली कि पैसा दो। तब के ज़माने में कोड़ी वो शी सेल्स होते थे जो पैसे के एवज में इस्तेमाल होती थी। तो बोले कि कोड़ी दो। तो जहाँ तक पूछे तो मणिमाला बोली मेरे पास तो नहीं है, वैसे मेरे पास मणि है, ये मणि ले लो। तो जहाँ तक वो पेंचो की माँ को मणिमाला मणि देने गई, वहाँ तक मणिमाला के हाथ को पकड़ के वो पवन के नाव के ऊपर चढ़ा के उसको बोली घैरर चरका घैगर, राजपुत्र पागल, हटर हटर पवन की नाव, राजपुत्र के पास में जाओ। और क्या, बुढ़ी मतलब पेंचो की माँ मणिमाला को राजपुरी में लेके आ गई। अब आके फिर वो जो मणि था ना, उसको वो छुपा के रख दी अपने पास। राजपुत्र तो अच्छे हो गए, अब मणिमाला के साथ उनकी शादी फिक्स हो गई। अब पेंचो के साथ राजकन्या के भी विवाह
विवाह हो गई। और उसके साथ साथ उसके जो 7 सालों से एक गुमशुदा जो बेटा है जिसका नाम है पेंचो, उसके लिए बूढ़ी वो देश विदेश में वो सब जगह पे खबर करना शुरू कर दी। अब मणिमाला को तो कोई उपाय नहीं सूझा। फिर उसने बोला कि मेरा व्रत है 1 साल के लिए, उसके बाद जो होना है होना है। तो सारे लोग बोले ठीक है। मणिमाला तो चली गई थी। अब मणिमाला मणि के साथ चली गई थी, है ना। तो जो उस सरोवर के नीचे वो जो लाखों सांप थे, उनसे जो विष निकलते थे, उससे राजकुमार को बहुत ज़ोरों का नींद आ गया। और फिर मणि के गायब होने से वो सांप लोग क्या किए, वो सांप सारे जकड़ के बंद करके रख दिए राजकुमार को। ये राजकुमार जिनके साथ मणिमाला की शादी हुई थी। अब इसके बाद क्या हो गया, अब इतने दिनों में अब जो मंत्रीपुत्र थे वो तो गाजा बाजा सब कुछ लेके सरोवर के पास आके वो अपने दोस्त को पुकारते रहे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 10 दिन गए, कोई नहीं आया। फिर उसको क्या लगा, वो सारे गाजा बाजा एक जंगल में छुपा के उन्होंने मंत्रीपुत्र थोड़ा चारों तरफ देखने लग गए। तो वहीं एक जन उस देश में मतलब उसी देश को थोड़ा घूम के देखने लगे। उसे लगा कि अगर कुछ खोजबीन किया जाए ताकि थोड़ा सा तो कोई खबर मिले। तो इतने में ही मंत्रीपुत्र को एक जने ने बोला, एक इंसान ने बोला कि तुम क्या हमारे पेंचो को जानते हो क्या, देखे हो क्या। तो उसने मंत्रीपुत्र ने लगा यार ये पेंचो कौन है। तो उसने बोला ठीक है, हाँ हाँ हमने देखा है, वैसे वो है कौन, कैसा क्या हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो पूछा था, इन्होंने कैसे पूछा था कि तुमने पेंचो को देखा है क्या। असल में उसके साथ तो राजकन्या की शादी होने वाली है और उसको राजत्व भी मिलेगा। तो इतना सुन के मंत्रीपुत्र ने पूछा है क्या है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैंने देखा है, लेकिन क्यों, ऐसे कैसे उसको मिल जाएगा सब, राजकुमारी और राज्य दोनों ही कैसे मिल जाएगी। तो दोनों ही कैसे मिल जाएगा। तो तब वो इंसान वो आदमी मंत्रीपुत्र को पूरा घटना वर्णन कर दिया। अब फिर उसने पूछा अच्छा पेंचो कैसे दिखने में है। तो जैसे वो वर्णन सुना, वो वैसे ही क्या किया, अपने मुंह पे और मतलब चेहरे पे और शरीर में कीचड़ विचड़ सारे गंदगी लिपापोती कर ली। और उसके साथ साथ फटे हुए कपड़े पहन के वो पेंचो की माँ के पास पहुँच गए। और जाके दोनों हाथ में टूटा हुआ 2 डाली लेके अच्छा खासा तांडव नृत्य करने लगे। और ये देख के पेंचो की जो माँ है वो तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनको पता था उसका बेटा ऐसे ही करता है। तो जहाँ तक देखे वो कहने लगे राज्य और राजत्व और दूध की कटोरी, राजकन्या सुंदर सी छोरी, सोना दाना मोहर का खान, 7 राजाओं की धन मणि का खान, तेरे लिए रखा हूँ मैं। और बोल के बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई। और खुश होके धीरे से वो जो फनी वाला मणि था ना, वो मणि निकाल के मंत्रीपुत्र को दे दी। अब ये जहाँ तक हाथ में आया, मंत्रीपुत्र तो एक छलांग लगा के बोली माँ देखो मैं पूरा ठीक हो गया हूँ और मेरा रूप देखो कितना खुला है, क्योंकि मंत्रीपुत्र है वो सुंदर था दिखने में। तो पेंचो की माँ कहे अरे सही में बेटा तू कितना सुंदर दिख रहा है रे। उसके बाद दूसरे दिन पेंचो की माँ फिर बहुत अच्छे से वाल बांध के राजा के पास जाके बोले राजा जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्ची को निकालिए, उसके साथ मेरे पेंचो का शादी हम करवा देते हैं, और देखो ये कितना सुंदर दिखने में हो गया है। तो राजा और क्या करते हैं, शादी करवा दिए। अब जहाँ तक शादी हो गया, सुहाग रात में मंत्रीपुत्र वो जो राजकन्या के साथ शादी हुई थी उसको सब कुछ बता के
बोले कि भाई तुम ये जो माणिक है, ये जो मणि है ना, ये राजकुमार मणिमाला को दे देना। तो पूरा व्याख्यान सुन के राजकुमारी तो बहुत खुश हुआ कि भाई जो भी हो उसके तो एग्जैक्टली पेंचो के साथ शादी नहीं हुई है। अब फिर मंत्रीपुत्र से ये मणि जहाँ तक मणिमाला के पास पहुँची, उसके 4 दिन बाद उसने उस देश के राजकुमार को बोले कि मेरा व्रत खत्म हुआ है, मुझे अब वरन वाले सज्जा में जाके नहाना है नदी में, और तुम मेरे साथ कोई गाजा बाजा कुछ नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पेंचो, मतलब जो अभी मंत्रीपुत्र तो पेंचो के डिस्गाइज में है ना, छद्मवेश में है, तो पेंचो और राजकन्या मतलब उसकी जो मतलब उस देश की जो राजकुमारी है मणिमाला के साथ सिर्फ वो दोनों जाएंगे। तो जहाँ तक ये बोले तो सारे लोग बोले हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ जाओ जल्दी से जाओ। तो वो चलने लगी। फिर राजकुमारी, मणिमाला और मंत्रीपुत्र तीनों सरोवर के पास आए और मणिमाला उस मणि से पूछे, पहले तो मणि को बोले कि मेरे ही गलती थी मणि, तुम कहाँ थे इतने दिन। तो मणि ने मणिमाला को बोला कि मैं बुढ़ी के एक बटुए में था। तो फिर उसने पूछा मणिमाला कि तुम मुझे फिर से कहाँ मिले। तो उसने बोला कि पेंचो से मुझे तुम्हारे पास फिर से क्या बोलूँ, मतलब फिर से पेंचो के ज़रिए ही तुम्हारे साथ मेरा मिलन फिर से हुआ। तो मणिमाला बोले कि ठीक है मणि, तब चलो सरोवर के पानी के तले। तो जहाँ तक बोले वो तीनों को लेके वहाँ पर चले गए। अब मणि के प्रभाव से जो जहर था उसका प्रभाव भी चला गया और राजकुमार जो थे जिसके साथ मणिमाला की शादी हो चुकी थी वो स्वस्थ होके ऊपर उठे। वो स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होके अच्छे से बैठ गए। फिर वो चारों जल्दी जल्दी अपने देश चले गए और उस मणि के अदृश्य होने से ही जहाँ तक वो लोग इतने दूर चले गए तो वहाँ पर जितने सारे सांप थे ना वो सारे हवा में क्या हो गया, वैनिश। तो बच्चों आज की स्टोरी यहाँ तक ही थी। तो आज की स्टोरी से हमें क्या क्या सीख मिली। पहली बात, हम जिस चीज़ को नहीं जानते उसको जानने की इच्छा रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानने की उत्सुकता से प्रिकॉशन लेना नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को देख रहे हैं तो बिना ऑब्जर्वेशन के, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए पहले खुद देख लें उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जैसे मणिमाला पेंचो की जो माँ है उसको पहले से ही बोल दिए कि भाई आप मेरे लिए साड़ी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों करना है, पहले समझ तो लो कि वो कहाँ है, कौन है, कैसे हैं। और तीसरी बात, हम दूसरों के पास क्या है वो बहुत कीमती है, वो बहुत अच्छी है बोल के खुद को जला लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है हमें नहीं पता उसका मोल, है ना। देखो मणिमाला को भी नहीं पता था कि वो जो मणि है वो कितनी कीमती थी। वो तो सिर्फ एक साड़ी के दाम के एवज में वो उस मणि को देने जा रही थी, दे दी एक्चुअल में। तो बच्चों हमारे पास जो है वो भले चाहे दिखने में दूसरों से कम लगे, दूसरों से कम मूल्य का हम आंकलन करें, लेकिन सही मायने में उसका मूल्य हमें समझना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं फोक टेल्स ऑफ बंगाल में। आज तो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में भी पता चलेगा। तब तक के लिए सारे बच्चे खुश रहो, स्वस्थ रहो और फुदकते रहो।